हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम RAS 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंधन, जो GS मेंस का पेपर 1 जो है उसकी 3rd यूनिट होती है, उसमें पार्ट 2 है प्रबंधन। और आज इसमें अपन व्यक्तिगत व्यवहार पढ़ेंगे, टीम निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार। किसी वातावरण में व्यक्ति द्वारा जो प्रतिक्रिया व प्रत्युत्तर दिया जाता है उसे व्यक्तिगत व्यवहार कहा जाता है। अगर कोई भी वातावरण है उसमें व्यक्ति जो भी प्रतिक्रिया कर रहा है, वो जो भी उत्तर दे रहा है, प्रत्युत्तर दे रहा है, उससे क्या पता चलता है? उसका व्यक्तिगत व्यवहार पता चलता है। व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव व विचारधारा से निर्धारित व प्रभावित होता है। इसलिए दो व्यक्तियों का एक समान परिस्थिति में भी एक समान व्यवहार नहीं होता। तो एक समान व्यवहार क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो व्यक्तित्व, अनुभव और विचारधारा से निर्मित होता है, प्रभावित होता है। इसलिए ही एक जैसी समान परिस्थिति भी दे दें तो दो व्यक्ति एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक में 3 कारक हैं: व्यक्तिगत कारक, पर्यावरणीय कारक और संरचनात्मक कारक। तो सबसे पहले अपन व्यक्तिगत कारक के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 2 कारक हैं: व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विशेषताएं और मनोवैज्ञानिक कारक। तो व्यक्तिगत कारक में सबसे पहले है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विशेषताएं। तो जैसे शारीरिक गुण हो गए, बलिष्ठ हो गया, कोई निर्बल हो गया, कमज़ोर और दिव्यांग, सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं। सेम आयु वाले, जैसे बाल्यावस्था में किसी का व्यक्तिगत व्यवहार अलग होगा, किशोर अवस्था में अलग होगा, युवा अवस्था में अलग होगा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था में अलग अलग होगा। सेम जैसे लिंग के आधार पर महिला और पुरुष का जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो भी अलग अलग होगा। सेम योग्यता के आधार पर, जैसे मानसिक योग्यता, कार्य से संबंधित योग्यता, अर्थात योग्यता व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। तो किसी व्यक्ति में कैसी योग्यता है उसके आधार पर भी व्यक्तिगत व्यवहार निर्धारित होता है। सेम वैवाहिक स्तर पर विवाहित और अविवाहित व्यक्तियों के व्यवहार में अंतर होता है। तो व्यक्तिगत कारक में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विशेषताएं हमने ये अध्ययन कर लिया। सेम मनोवैज्ञानिक कारक में व्यक्तित्व अंतर्मुखी, परिपक्व और विनम्र, ये 3 तरीके के जो व्यक्तित्व होता है उसके आधार पर। अनुभूति नकारात्मक और सकारात्मक के आधार पर, मनोवैज्ञानिक कारकों के आधार पर। सेम अभिवृत्ति, जैसे अनुकूल और प्रतिकूल मूल्यांकन के आधार पर। मूल्य आचरण के मानक के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार निर्धारित होता। अब बात करते हैं पर्यावरणीय कारक जो व्यक्तिगत व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जैसे आर्थिक कारक हो गया, जैसे निर्धनता हो गई, मांग व आपूर्ति, महंगाई, बेरोजगारी, इसके आधार पर भी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होगा। सेम सामाजिक, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग विभेदता के आधार पर भी व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करता है। सेम सांस्कृतिक आधार पर, जैसे किसी व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग है, उसके आधार पर भी उनका व्यवहार अलग अलग होगा। सेम खान पान के आधार पर भी उनका व्यवहार अलग अलग होगा। राजनीतिक अधिकार व कर्तव्य के आधार पर भी व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। 3rd पॉइंट है संरचनात्मक कारक। जैसे नेतृत्व है, नेतृत्व में जैसे निरंकुश शैली हो गया, लोकतंत्रीय शैली हो गया, मुक्त शैली हो गया, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो इसके आधार पर भी व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करता है। संगठनात्मक संरचना, जैसे कठोर पद सोपान व्यवस्था, आदेश व निर्देश की एकता के आधार पर अलग अलग व्यवहार होगा। सेम प्रोत्साहन व्यवस्था, मौद्रिक व अमौद्रिक, भय और दंड के आधार पर व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करेगा। कार्य से संबंधित व्यवहार, जैसे सरल प्रकृति के कार्य हैं, पसंद का कार्य है, बदल बदल के कार्य का आना, तो उसके आधार पर भी उसके व्यवहार अलग अलग होता है। तो उपयुक्त सभी कारक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित अवश्य करते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें व्यक्तिगत कारक, पर्यावरणीय कारक, संरचनात्मक कारक पढ़े हमने। व्यक्तिगत कारक में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विशेषताएं, जैसे शारीरिक गुण, आयु, लिंग, योग्यता और वैवाहिक स्तर के आधार पर। सेम मनोवैज्ञानिक कारक में व्यक्तित्व, अनुभूति, अभिवृत्ति, मूल्य के आधार पर। पर्यावरणीय कारक में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार पर। सेम संरचनात्मक कारक में नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, प्रोत्साहन व्यवस्था, कार्य से संबंधित व्यवहार के आधार पर हमने व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का हमने अध्ययन किया है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल। व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर।
अभी ये वाले पढ़ने वाले हैं। व्यक्ति के व्यवहार उसकी अलग अलग आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। इन आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार का मॉडल है। जैसे तार्किक आर्थिक मानव कौन होगा? यह संगठन की शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। अतः व्यक्ति आर्थिक तत्व पर तार्किक रूप से विचार करता है। तो तार्किक आर्थिक मानव कौन होते हैं? ये शास्त्रीय विचारधारा है। इसमें व्यक्ति आर्थिक आधार पर आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है उसके व्यवहार, और वह आर्थिक तत्व पर तार्किक रूप से विचार करता है। नंबर 2, सामाजिक मानव। यह हॉर्थन निष्कर्ष पर आधारित है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है और सामाजिक मानकों से मार्गदर्शित होता है। तो सामाजिक मानक जो होते हैं ये हॉर्थन निष्कर्ष पर आधारित है। व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होगा, सामाजिक मानकों से मार्गदर्शित होता है। सांगठनिक मानव, यह सामाजिक मानव का ही विस्तार है। सामूहिक गतिविधि द्वारा संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और व्यक्ति के समूह से पहचान होती है। सांगठनिक मानव कौन से हैं? यह सामाजिक मानव का ही विस्तार है। सामूहिक गतिविधि द्वारा ही संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और व्यक्ति की समूह से पहचान होती है। स्व पहचान मानव, मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को क्रम में रखा जा सकता है। जैसे शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक व सम्मान, सबसे सर्वोच्च स्व पहचान की आवश्यकता। इसके लिए व्यक्ति का व्यवहार स्व नियंत्रित और स्व निर्देशित होता है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी अलग अलग आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। इन आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल है। तार्किक आर्थिक मानव, ये संगठन की शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है। व्यक्ति का व्यवहार आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार आर्थिक तत्व पर तार्किक रूप से विचार करता है। सामाजिक मानव कौन से होंगे? हॉर्थन निष्कर्ष पर आधारित है। सामाजिक आवश्यकताओं से उसके व्यवहार प्रेरित होता है और सामाजिक मानकों से मार्गदर्शित होता है। सांगठनिक मानव क्या है? यह सामाजिक मानव का ही विस्तार है। सामूहिक गतिविधि द्वारा ही संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और व्यक्ति के समूह से पहचान होती है। स्व पहचान मानव, मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को क्रम में रखा जा सकता है। जैसे शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, सबसे सर्वोच्च स्व पहचान की आवश्यकता। इसके लिए व्यक्ति का व्यवहार स्व नियंत्रित और स्व निर्देशित होता है। जटिल मानव मिश्रित स्वभाव वाला होता है। यह न केवल जटिल होते हैं बल्कि परिवर्तनशील भी होते हैं। सामान्य परिस्थिति में मानव भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ये हमने व्यक्तिगत व्यवहार के हमने मॉडल यहाँ पर पढ़ लिए हैं। व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल के मतलब क्या है कि व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग आवश्यकताओं से प्रभावित होगा। उसके आधार पर भिन्न भिन्न मॉडल होंगे, जैसे तार्किक आर्थिक मानव, सामाजिक मानव, सांगठनिक मानव, स्व पहचान मानव और जटिल मानव। अब हम पढ़ेंगे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। जो एक व्यक्ति का एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभिवृत्ति, सामान्य अर्थ में अभिवृत्तियाँ उद्देश्यों, मनुष्यों या घटनाओं के संबंध में सकारात्मक, नकारात्मक, मूल्यांककारी कथन या विवरण हैं। फिर से हम पढ़ेंगे। सामान्य अर्थ में अभिवृत्तियाँ उद्देश्यों, मनुष्यों या घटनाओं के संबंध में सकारात्मक या नकारात्मक, मूल्यांकनकारी कथन या विवरण हैं। हम किसी व्यक्ति, कार्य, वस्तु, घटना आदि के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये हमारी अभिवृत्ति का द्योतक है। जैसे हम किसी व्यक्ति, कार्य, वस्तु या घटना के बारे में क्या महसूस करते हैं, यह हमारी अभिवृत्ति का द्योतक है। उदाहरण के लिए जब मैं कहता हूँ कि मैं अपना कार्य को पसंद करता हूँ, इसका तात्पर्य है कि मैं कार्य के संबंध में अपनी अभिवृत्ति व्यक्त कर रहा हूँ। अतः अभिवृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं कि अभिवृत्ति की परिभाषा क्या होगी। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या कोई घटना के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन है। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या कोई घटना के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन है। तो अभिवृत्ति क्या हो गया? उद्देश्यों, मनुष्यों, घटनाओं के संबंध में सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांककारी कथा या विवरण है। हम किसी व्यक्ति, कार्य, वस्तु, घटना के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये हमारी अभिवृत्ति को बताता है। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में अनुकूल और प्रतिकूल मूल्यांकन है। अभिवृत्ति की विशेषताएं या प्रकृति। नंबर 1, अभिवृत्ति सीखी जाती है, अर्थात अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती।
बल्कि व्यक्ति जीवन काल में सीखता है। अभिवृत्ति को सीखा जा सकता है, जन्मजात नहीं होती है। अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना, विचार आदि से होता है। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना, विचार से होता है। व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। सामान्यतः अभिवृत्ति स्थायी होती है। एक बार अभिवृत्ति विकसित हो जाने पर सामान्यतः वह स्थायी हो जाती है, किंतु परिस्थिति में बदलाव के साथ अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। अभिवृत्ति में प्रेरणास्पद गुण होते हैं, जैसे शिक्षक व माता पिता के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति के कारण सौहार्दपूर्ण व्यवहार, वहीं चोर डकैत के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति के कारण तीखा व्यवहार। अभिवृत्ति में तीव्रता का गुण भी होता है। तो अभिवृत्ति की विशेषताएं, प्रकृति क्या है? अभिवृत्ति सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती है, जीवन काल से सीखता है। अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना, विचार से होता है। व्यवहार को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। अभिवृत्ति स्थायी होती है, एक बार विकसित हो जाती है उसके बाद ये स्थायी हो जाती है। परिस्थिति में बदलाव के साथ साथ भी अभिवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। प्रेरणास्पद गुण होते हैं, जैसे शिक्षक माता पिता के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति के कारण सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा, वहीं चोर डकैत के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति के कारण वहाँ पे तीखा व्यवहार होगा। अभिवृत्ति में तीव्रता का गुण भी पाया जाता है। अब बात करते हैं अभिवृत्ति के तत्व, जो अभिवृत्ति की संरचना का निर्धारण करते हैं। संज्ञानात्मक घटक उपलब्ध सूचनाओं, विश्वास व ज्ञान तथा तथ्यों के आधार पर जब आप अपना मत या निर्णय घड़ लेते हैं और निश्चित कर लेते हैं कि उस पर आपका अनुकूल या प्रतिकूल मत है, यह अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक मत है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक घटक क्या होता है? जब उपलब्ध सूचनाओं, विश्वास व ज्ञान तथा तथ्यों के आधार पर जब आप अपना मत व निर्णय घड़ लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, उस पर आपका अनुकूल प्रतिकूल मत है, यह अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक मत है। प्रभावी घटक भावनात्मक घटक, जब किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु या घटना से उत्पन्न भावनाओं व अनुभूतियों, भय, सहानुभूति, घृणा, पसंद के आधार पर अभिवृत्ति को घड़ या बना लेते हैं, तो इसे प्रभावी घटक कहते हैं, भावनात्मक घटक कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के से उत्पन्न भावनाओं व अनुभूतियों, भय, सहानुभूति, घृणा, पसंद के आधार पर अभिवृत्ति को घड़ या बना लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? प्रभावी घटक कहेंगे। तीसरा होगा व्यवहारिक घटक। हमारी जैसी अभिवृत्ति होती है, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। किसी चीज़ के बारे में आप जैसा विश्वास रखते हैं, जैसे मेरा बॉस भ्रष्ट है तो वो कंपनी के कोर्स का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, इस बारे में जैसा महसूस करते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। तो अभिवृत्ति के तत्व कौन से हैं? संज्ञानात्मक घटक, प्रभावी भावनात्मक घटक और व्यावहारिक घटक। 3 तरीके के यहाँ अभिवृत्ति के घटक होते हैं। अब बात करेंगे अभिवृत्ति निर्माण के घटक। अभिवृत्ति निर्माण के घटक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति निर्माण के घटक। सामाजिक अभिवृत्ति निर्माण कैसे होगा? 3-4 तरीके से होता है। एक तो सामाजिक अधिगम द्वारा हो सकता है इसका निर्माण, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण होता है, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा, संगठनात्मक घटक के द्वारा, व्यक्तिगत संबंधी घटक के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे सामाजिक अधिगम द्वारा, इसमें बालक अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार से जो सीखता है उसी आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण करता है। शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, जैसे व्यक्ति अध्यापन के दौरान विभिन्न शिक्षकों, सहपाठियों के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और वो अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है। सेम व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, जैसे अपनी दिनचर्या हो गई, कार्यस्थल पर जा रहा है, सहकर्मी, प्रबंधकों आदि से होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुभवों से व्यक्ति अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है। सेम संगठनात्मक घटक, जैसे जिस संगठन में कार्य करता है उसके विभिन्न घटक जैसे उद्देश्य, नीतियाँ, संगठन का आंतरिक वातावरण, औपचारिक व अनौपचारिक समूह आदि व्यक्ति के अभिवृत्ति निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। सेम व्यक्तित्व संबंधी घटक, जैसे भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के लोगों से संपर्क में आने से व्यक्ति स्वयं के भीतर भी वैसी ही अभिवृत्ति का निर्माण करता है। तो अभिवृत्ति निर्माण के घटक कौन से हैं? जैसे सामाजिक अधिगम द्वारा, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार जो सीखता है उसके आधार पर उसकी अभिवृत्ति निर्माण होती है, एटीट्यूड निर्माण होता है। शिक्षण संस्थाओं द्वारा, जैसे अध्यापन करेगा तो शिक्षक और सहपाठियों के संपर्क में आएगा तो वहाँ पे उसके एटीट्यूड का निर्माण होगा। तो व्यक्तिगत अनुभव, जैसे दिनचर्या, कार्यस्थल, सहकर्मी, प्रबंधकों आदि से व्यक्तिगत अनुभव
का निर्माण होगा। संगठनात्मक घटक, तो जिस संगठन में कार्य करता है वहाँ के उद्देश्य, नीतियाँ, संगठन का आंतरिक वातावरण, औपचारिक अनौपचारिक समाधि से अभिवृत्ति का निर्माण होगा। व्यक्तित्व संबंधी घटक, जैसे संगठन में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को लोगों के संपर्क में आने से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। निम्नलिखित साधनों द्वारा मानवीय अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसे कोई अभिवृत्ति उसकी विकसित हो गई है, एटीट्यूड विकसित हो गया, तो वहाँ पर अगर नवीन सूचनाएं उपलब्ध करा दें तो भी उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। उत्पीड़न या भय के माध्यम से भी उसके अभिवृत्ति में परिवर्तन होगा। मतभेद को दूर करके भी उसके अभिवृत्ति में परिवर्तन होगा। समस्या समाधान में सहभागिता प्रदान करके भी उसके अभिवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो ये 4-5 तरीके हैं, नवीन सूचना उपलब्ध कराकर, उत्पीड़न भय के माध्यम से, मतभेदों को दूर करके या समस्या समाधान में सहभागिता प्रदान करके। अब हम बात करेंगे मूल्य। हम टॉपिक पढ़ेंगे मूल्य। मानव की मनोवृत्तियों की भांति उसके मूल्य भी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साधारण शब्दों में एक व्यक्ति के दर्शन की संरचना और दृढ़ धारणा या विश्वास है जिसके आधार पर वह यह निर्णय लेता है कि क्या बुरा है, क्या उचित है या क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इस प्रकार मूल्य वे सार्वभौम या व्यापक धारणाएं हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानव की क्रियाओं एवं निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। तो मानव की मनोवृत्तियों की भांति उसके मूल्य भी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साधारण शब्दों में मूल्य एक व्यक्ति के दर्शन की संरचना, दृढ़ धारणा या विश्वास है जिसके आधार पर वह यह निर्णय लेता है कि क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इस प्रकार मूल्य वे सार्वभौम या व्यापक धारणाएं हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानव की क्रियाओं एवं निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? मूल्य जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को परिभाषित करते हैं। मूल्य निर्णायक तत्व होते हैं। मूल्य जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को परिभाषित करते हैं। मूल्य निर्णायक तत्व होते हैं। मूल्य की विशेषताएं। मूल्य व्यक्ति के मूल केंद्रीय भाग हैं जिससे उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। मूल्य व्यक्ति के मूल केंद्रीय भाग हैं जिससे उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी व प्रतिरोधी होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को स्थिरता व दिशा प्रदान करते हैं। मूल्य क्षमता व नैतिकता के मानक को प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति किस सीमा तक कार्य कर सकता है उसके लिए नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है। मूल्य विशिष्ट वस्तु स्थिति व्यक्ति स्थान विशेष से अधिक और सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मूल्य संस्कृति का भाग होते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी स्वयं की संस्कृति होती है और व्यक्ति सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढाल लेता है। मूल्य मन में बैठे हुए ऐसे आदर्श हैं जो विशिष्ट समूह और संस्थाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते रहते हैं। तो मूल्य की विशेषताएं क्या हैं? ये व्यक्ति के मूल केंद्रीय भाग हैं जो उससे व्यक्तित्व निर्धारित होता है। स्थायी प्रकृति प्रतिरोधी प्रकृति के होते हैं जो व्यक्ति को व्यवहार को स्थिरता और दिशा प्रदान करते हैं। क्षमता व नैतिकता के मानक प्रदान करते हैं। व्यक्ति किस सीमा तक कार्य कर सकता है उसके नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है। मूल्य विशिष्ट वस्तु स्थिति व्यक्ति स्थान विशेष अधिक और सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मूल्य संस्कृति का भाग होते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी स्वयं की संस्कृति होती है और व्यक्ति सांस्कृतिक आवश्यकता के अनुरूप अपने को ढाल लेता है। मूल्य मन में बैठे हुए ऐसे आदर्श हैं जो विशिष्ट समूह और संस्थाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते रहते हैं। मूल्य के महत्व। मूल्य कार्मिकों की अभिवृत्ति व अभिप्रेरणा समझने का आधार प्रदान करते हैं जिससे प्रबंधक उसके साथ उचित व्यवहार कर सके। मूल्य कार्मिकों की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा समझने का आधार प्रदान करते हैं जिससे प्रबंधक उसके साथ उचित व्यवहार कर सके। यह व्यक्ति की धारणा को प्रभावित करता है। जैसे कार्मिक इस धारणा के साथ कंपनी में कार्यभार ग्रहण करता है कि वेतन वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित न होकर कार्य निष्पादन के आधार पर होगा, किंतु ऐसा नहीं होता है तो उसकी प्रतिक्रिया का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह प्रसन्न नजर आएगा। प्रबंधक व कर्मचारी की क्षमता को प्रभावित करता है। मूल्य कार्मिकों के कार्य निष्पादन और कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। यदि कार्मिकों के मूल्य संगठन से मेल खाते हैं तो कार्य निष्पादन व कार्य संतुष्टि श्रेष्ठ रहेगी। मूल्य के महत्व। मूल्य कार्मिकों की अभिवृत्ति अभिप्रेरणा को समझने का आधार प्रदान करते हैं।
यह व्यक्ति की धारणा को प्रभावित करता है। जैसे कार्मिक इस धारणा के साथ कंपनी में कार्यभार ग्रहण करता है कि वेतन वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित नहीं होकर कार्य निष्पादन के आधार पर होगा, किंतु ऐसा नहीं होता है तो प्रतिक्रिया का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, वह अप्रसन्न नजर आएगा। प्रबंधक व कर्मचारी की क्षमता को प्रभावित करता है। मूल्य कार्मिकों के कार्य निष्पादन एवं कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। यदि कार्मिकों के मूल्य संगठन से मेल खाते हैं तो कार्य निष्पादन में कार्य संतुष्टि श्रेष्ठ रहेगी। मूल्य के प्रकार मिल्टन, रोकिस और रोकिस ने बताए हैं। अंतिम मूल्य इसके अंतर्गत उन उद्देश्यों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करना चाहता है। सहायक और साधक मूल्य कौन से होते हैं? मूल्य वे होते हैं जो अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति में साधन या व्यवहार के ढंग को दर्शाते हैं। तो मूल्य के प्रकार अंतिम मूल्य, उद्देश्य और लक्ष्य। तो अंतिम मूल्य कौन से होंगे? जैसे आरामदायक जीवन चाहता है हर कोई इंसान अंतिम मूल्य के रूप में, समता मूलक समाज चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, परिपक्व प्रेम चाहता है, पारिवारिक सुरक्षा चाहता है, स्वय सम्मान चाहता है और बुद्धिमत्ता चाहता है। वहीं साधन मूल्य कौन से होंगे? जैसे वो उत्तरदायी होगा, सहयोगी होगा, ये क्या करेंगे? ये अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे। वहीं जैसे विनम्र होगा, प्यारा होगा, व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला होगा, आज्ञाकारी होगा, ईमानदारी होगा, ईमानदारी उसमें कोई गुण है, तो इससे क्या होगा कि ये साधन मूल्य हैं और ये अंतिम मूल्य या अंतिम उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो मूल्य को प्रभावित करने वाले मेन कारक कौन से हैं? जैसे परिवार है, सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, जीवन अनुभव है, व्यक्तिगत कारक हैं। तो परिवार, जैसे परिवार के माध्यम से लोगों को शिक्षा तथा मूल्य निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो परिवार भी मूल्य को प्रभावित करता है क्योंकि उनमें लोगों को शिक्षा, मूल्य निर्माण की प्रक्रिया बताई जाती है। सामाजिक, समाज की संरचना, सामाजिक मूल्य जैसे प्रेम, शांति, सत्य, अहिंसा व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कार्य जैसे संस्कृति मूल्यों को प्रभावित करती है। जिस प्रकार संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, उसी प्रकार मूल्यों का शैक्षणिक, धार्मिक, मानव जाति संस्थाओं द्वारा हस्तांतरण होता है। जीवन अनुभव, एक व्यक्ति का व्यवहार उसके द्वारा सीखी गई या अनुभव की गई घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। व्यक्तिगत कारक, व्यक्ति अनुभव, शिक्षण व प्रशिक्षण के माध्यम से योग्यता को प्राप्त करता है, जिससे अपने समाज के मूल्यों को प्रभावित करता है। तो मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? परिवार के माध्यम से लोगों को शिक्षा, मूल्य निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है, सिखाया जाता है क्या अच्छा और क्या बुरा है। सामाजिक मूल्यों में समाज की संरचना, सामाजिक मूल्य प्रेम, शांति, सत्य, अहिंसा के आधार पर। सांस्कृतिक मूल्यों में संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, मूल्यों का शैक्षणिक, धार्मिक, मानव जाति संस्थाओं द्वारा हस्तांतरण होता है। जीवन अनुभव भी उसको प्रभावित करते हैं, उसके द्वारा सीखी गई, अनुभव की गई घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। व्यक्तिगत कारक, व्यक्ति अनुभव, शिक्षण व प्रशिक्षण के माध्यम से योग्यता को प्राप्त करता है, जिससे अपने व समाज के मूल्यों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं टीम निर्माण। अगला टॉपिक है टीम निर्माण। टीम सीमित संख्या वाले व्यक्तियों का एक समूह है जिनमें संपूरक कौशल होता है, जो सामान्य प्रयोजन व निश्चित लक्ष्यों के लिए वे पारस्परिक रूप से जवाबदेही होते हैं। तो सामान्य सीमित संख्या वाले, सबसे पहली बात टीम क्या है? सीमित संख्या वाले व्यक्तियों का समूह, एक समूह है जिसमें संपूरक कौशल होता है और जो सामान्य प्रयोजन व निश्चित लक्ष्यों के लिए पारस्परिक रूप से जवाबदेही होते हैं। परिभाषा, दल निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में बदला जाता है विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। टीम व समूह में अंतर। तो दल निर्माण क्या है? दल निर्माण वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में बदला जाता है विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। टीम व समूह में अंतर। टीम के सदस्यों की संख्या कम होती है, जबकि समूह किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं। टीम में कार्य निष्पादन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों होता है, जबकि समूह में कार्य निष्पादन केवल व्यक्तिगत होता है। टीम में अपने लक्ष्य निर्धारण में स्वतंत्र होते हैं, जबकि समूह में जो लक्ष्य का निर्धारण प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। टीम में सदस्यों की व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेहिता होती है, जबकि समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत जवाबदेहिता होती है, सामूहिक नहीं होती।
टीम में सहक्रिया सकारात्मक होती है जबकि समूह में सहक्रिया नकारात्मक होती है। टीम के सदस्यों में संपूरक कौशल होता है जबकि समूह सदस्यों में आकस्मिक और भिन्न कौशल होता है। तो टीम में समूह में अंतर हम देखेंगे। टीम के सदस्य संख्या कम होती है या किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं। कार्य निष्पादन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों होता है, यहाँ पर केवल व्यक्तिगत होता है। टीम अपने लक्ष्य निर्धारण में स्वतंत्र होते हैं, यहाँ प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। टीम में सदस्यों की संख्या व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेहिता होती है, यहाँ व्यक्तिगत जवाबदेहिता होती है, सामूहिक नहीं होती। टीम में सहक्रिया सकारात्मक, इसमें नकारात्मक, इसमें संपूरक कौशल, इसमें आकस्मिक व भिन्न कौशल होता है। टीम निर्माण की विशेषताएं। सामूहिक रूप से कार्य करना इनका प्रमुख लक्ष्य है। टीम में सदस्यों की संख्या कम होती है अर्थात लघु होती है। सदस्यों के मध्य सकारात्मक सहक्रिया होती है, पॉजिटिव। सदस्यों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। सदस्यों में पारस्परिक विश्वास और अंतर्निर्भरता पाई जाती है। सहभागिता एवं संगठन की सफलता में योगदान करना इनका उद्देश्य होता है। कौशल टीम सदस्यों के लिए संपूरक है। तो टीम निर्माण की विशेषताएं। सामूहिक रूप से कार्य करना इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है। संख्या कम होती है, सकारात्मक सहक्रिया होती है, संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, पारस्परिक विश्वास में अंतर्निर्भरता होती है, सहभागिता व संगठन की सफलता में योगदान करते हैं। कौशल टीम सदस्यों के लिए संपूरक है। टीम निर्माण की प्रक्रिया। टीम निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित चरण हैं। नंबर 1, परिभाषित उद्देश्य। टीम निर्माण की प्रक्रिया के चरण। परिभाषित उद्देश्य। टीम के लिए योग्य व कुशल सदस्यों का चयन करना। कार्यवाही या गतिविधियों का प्रारूप निर्धारित करना। सदस्यों के व्यक्तिगत सामर्थ्य की पहचान करना। सदस्यों को प्रशिक्षित करना। टीम के प्रयासों की देखरेख करना। टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करना। तो ये टीम निर्माण की एक प्रक्रिया है। नंबर 1, सबसे पहले परिभाषित उद्देश्य। टीम गठन के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए ताकि सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का बोध बना रहे। टीम के लिए योग्य व कुशल सदस्यों का चयन करना। नंबर 3, कार्यवाही या गतिविधियों का प्रारूप निर्धारित करना। लक्ष्य प्राप्ति हेतु टीम सदस्यों की भूमिका का निर्धारण करना। सदस्यों के व्यक्तिगत सामर्थ्य की पहचान करना। टीम के सदस्यों के व्यक्तिगत सामर्थ्य का पता लगाना और उसे सामर्थ्य के अनुरूप कार्य सौंपना। फिर उसके बाद में कार्य सौंपने के बाद में उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीम के सदस्यों में कौशल व क्षमता का अभाव है तो उन्हें प्रशिक्षण करना। उनके प्रयासों की देखरेख करना। टीम के सदस्यों प्रयासों का पर्यवेक्षण करना। मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करना। टीम द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को उद्देश्य से मिलान करना जिससे यह पता चल सके कि उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है। तो ये टीम निर्माण प्रक्रिया के चरण हैं। अब बात करते हैं प्रभावी टीम निर्माण की आवश्यक शर्तें। संगठन के प्रबंधकों को एक ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए जो टीम के कार्यों को समर्थन प्रदान करे। टीम के सदस्यों को सौंपे गए कार्य पूरे करने के लिए आवश्यक कौशल व योग्यता होनी चाहिए। टीम सदस्यों की अपनी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात उन्हें क्या कार्य करना है यह भली भांति स्पष्ट होना चाहिए। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर टीम के हितों को अधिक महत्व दे। टीम सदस्यों को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त पुरस्कार प्रणाली होनी चाहिए। तो प्रभावी टीम निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? संगठन के प्रबंधकों को ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए टीम के कार्यों को समर्थन प्रदान करे। उनमें आवश्यक कौशल शर्तें होनी चाहिए। टीम के सदस्यों में उनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए और वो ऐसे होना चाहिए कि वो अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर टीम के हितों को अधिक महत्व दें। टीम सदस्यों को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त पुरस्कार प्रणाली होनी चाहिए। टीम के प्रकार। टीम कितने प्रकार की होती है? एक समस्या समाधान टीम होती है, एक स्व प्रबंधित टीम होती है, एक होती है कार्यात्मक टीम। 3 तरह की टीम होती हैं। तो टीम के प्रकार, सबसे पहला है समस्या समाधान टीम। इस टीम में 5 से 12 कार्मिक होते हैं। ये उसी विभाग में कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं जिस विभाग में समस्या होती है। टीम के सदस्य कुछ समय के लिए मिलकर विभिन्न समस्याओं जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, कार्मिकों की कार्यकुशलता, कार्य दशाओं में सुधार के लिए विचार विमर्श करते हैं और सुझाव प्रबंधकों को उपलब्ध कराते हैं। तो समस्या समाधान टीम कौन सी होती है? इसमें 5 से लेकर 12 तक कार्मिक होंगे, उसी विभाग में काम करने वाले होंगे जहाँ पर मूल समस्या है। ठीक है। फिर ये कुछ समय के लिए मिलकर जैसे उत्पाद की गुणवत्ता को, कार्मिकों की कार्यकुशलता, कार्यदशाओं में सुधार के लिए विचार विमर्श करेंगे और सुझाव प्रबंधकों को उपलब्ध कराएंगे।
अगला है स्व प्रबंधित टीम। यह टीम कार्मिकों का ऐसा समूह है जो तकनीकी कार्यों का प्रबंध व निष्पादन करने के लिए गठित किया जाता है। इस टीम में विशिष्ट कौशल व योग्यता रखने वाले कार्मिकों को सम्मिलित किया जाता है। स्व प्रबंधित टीम। यह टीम कार्मिकों का ऐसा समूह है जो तकनीकी कार्यों का प्रबंध व निष्पादन करने के लिए गठित किया जाता है। टीम में विशिष्ट कौशल योग्यता रखने वाले कार्मिकों को सम्मिलित किया जाता है। इस टीम की विशेषताएं। यह टीम प्रबंध व नेतृत्व कार्यों में सहयोग करती है। यह स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करती है और अपने कार्यों का स्वयं ही निरीक्षण करती है। स्वयं योजना बनाती है, नियंत्रण करती है और कार्यविधि में सुधार करती है। तो स्वप्रबंधित टीम क्या होगा? प्रबंध और नेतृत्व कार्यों में सहयोग करेगी, स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करेगी, अपने कार्यों का स्वयं ही निरीक्षण करेगी, क्योंकि ये क्या है? स्वप्रबंधित टीम। स्वयं योजना बनाएगी, स्वयं नियंत्रण करेगी और अपने कार्यविधि में सुधार करते हैं स्वयं। नंबर 3, कार्यात्मक टीम। वर्तमान में एक संगठन में क्रियात्मक आधार पर उत्पादन, वित्त, मानव संसाधन, विपणन, अनुसंधान, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि कई विभाग होते हैं। ये विभिन्न प्रबंधकों द्वारा संचालित होते हैं। इन विभागों में सेवारत कार्मिकों के द्वारा अपने अपने कार्यात्मक क्षेत्र में बनाए गए दल कार्यात्मक दल कहलाते हैं। तो कार्यात्मक टीम कौन सी है? एक संगठन में विभिन्न विभाग हो सकते हैं, जैसे उत्पादन हो सकता है, वित्त हो सकता है, मानव संसाधन, विपणन, अनुसंधान, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि कई विभाग हो सकते हैं और ये विभिन्न प्रबंधक संचालित करेंगे इनको। फिर यहाँ पर जो सेवारत कार्मिक हैं इन विभागों में, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बनाए गए दल, इनके कार्य क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक दल कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन।